ठीक है, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लैब असिस्टेंट भूगोल 2026 जो कल पेपर हुआ 9 तारीख को, बी पेपर के बारे में थे लोग थारो पेपर मिला लियो होगो। इन्हें बिनु सारी वीडियो वगैरह देखी होगी, आंसर देख लिया, कितना ठीक हुए हैं कितना गलत हुए हैं, बस सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ मूल जो बात है वो हम केवल आंसर के ऊपर नहीं करेंगे कि भी इसका उत्तर ये होगा इसका उत्तर ये होगा। वो ठीक है, आपने जब पेपर देखा है उसमें से आंसर देख लिए। अब इस पेपर का जो मूल उद्देश्य है, ये आपके लिए आने वाला जो पेपर है अभी जून फर्स्ट वीक के अंदर जो स्कूल लेक्चरर का पेपर होगा ज्योग्राफी का, उसमें किस प्रकार से न केवल ये ज्योग्राफी वालों के लिए भी है, मैं ये बता देता हूं, दूसरे जो पेपर हैं उनके लिए भी एक तरह से ये सीख का माध्यम ही है। ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और पिछली बार का जो लैब असिस्टेंट का पेपर था वो भी एनसीईआरटी का था। उसमें इसमें फर्क ये है कि उसमें प्रश्न छोटे दिए गए थे, यानी प्रश्न का जो साइज था वो छोटा था, स्टेटमेंट कम थे। इसमें क्या है, स्टेटमेंट लंबे दिए हैं, एक एक में 3 3 4 4 दे रखे हैं। फिर हमसे पूछा है ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, या ए बी सी ठीक है, इस प्रकार से दे रखे हैं। और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण जो बात है इस पेपर के अंदर, जो आप लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी है, कि मैप बेस प्रश्न खूब सारे दे रखे हैं, मानचित्र बेस, जो एनसीईआरटी में से ही दिए हैं पूरे के पूरे उठा करके। उसमें आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछा है, पश्चिम से पूर्व पूछा है, इस प्रकार से। और तीसरी जो इस पेपर को जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके सामने जो चीज आती है वो आती है डाटाबेस, यानी एनसीईआरटी में से हुबहू डाटा आपके सामने उठाए गए हैं। कहीं पे 72 की जगह 92 दे दिया, इस प्रकार से देगा, 1948 की जगह 1958 दे दिया, नॉर्वे की जगह स्वीडन दे दिया। इस प्रकार से स्टेटमेंट यानी छोटे छोटे बीच में आपसे बदल करके और गलती करवाने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से ठीक है कौन से गलत हैं। इस प्रकार से कथन कारण के जो प्रश्न हैं उनके अंदर भी बहुत सारे प्रश्नों के अंदर इस प्रकार से बात की गई है कि उसमें दोनों कथन ठीक हैं या उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, अलग अलग जगह से भी स्टेटमेंट लिए गए हैं। और एक पैटर्न जो इसमें देखने को मिला आपको, वो काल क्रम के अनुसार, मतलब सीक्वेंस, सबसे पुराना फिर उससे नया, इस प्रकार से मतलब कौन सा है, इस पैटर्न के ऊपर भी बात की गई है। तो इस पेपर को देख करके मैंने पहले भी कहा था कि भाई टाबर जगह तैयारी करता कि गुरुजी लैब असिस्टेंट खातर में के पढ़ लिया, क्या मुँह पढ़ लिया, किसी गाइड पढ़ लिया, कि वाला नोट्स ठीक है। तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि भाई आप लोग जो एनसीईआरटी है 11वीं 12वीं, उसको आप सिलेबस के, हालांकि उसमें से क्या है कि एनसीईआरटी जो 11वीं 12वीं में उसमें राजस्थान का पार्ट नहीं है। वो राजस्थान वाला पार्ट जो एक तरह से पुरानी वाली जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब थी उसके अंदर राजस्थान का पार्ट था, तो वहां से पढ़ते तो उससे भी काम चल रहा था। तो इतना सा ही पार्ट था कि कहां से पढ़े। तो जिसने भी विद्यार्थी ने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से गहनता से पढ़ा, उसका पेपर बहुत अच्छा है। बाकी जो विद्यार्थी हैं जिनके पास हो सकता है बड़ी बड़ी किताबें हों, बड़े बड़े नोट्स हों, या बड़ी बड़ी संस्थानों से अपने हिसाब से वो अध्ययन कर रहे हों, और अगर उसने एनसीईआरटी को गहनता से नहीं पढ़ा है, तो प्रश्न मेरे विचार से उनके ठीक ठाक गलत होने की संभावना है। बाहरी तौर पे आपको बहुत सरल पेपर बता रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लगे। आप यूं कह सकते हो एक मॉडरेट पेपर है, इतना हम यूं नहीं कह सकते कि सीधे ही सारे बिल्कुल। कुछ प्रश्न ठीक है होते हैं, बहुत सरल होते हैं, इसमें भी हैं, और कुछ प्रश्न बहुत अच्छे भी हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं। तो ऑल ओवर मतलब एक तरह से अच्छा पेपर इस लेवल के अकॉर्डिंग, जब लैब असिस्टेंट की बात की है, अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। और इस पेपर को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो अब स्कूल लेक्चरर का पेपर है वो इससे अच्छा आएगा, जहां तक मुझे आइडिया है। और पैटर्न यही चलेगा, चाहे वो उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, कुछ बहुत निकटतम उत्तर एक तरह से वहां पे मैप बेस है वो दिए गए, जो हम इसके अंदर देखेंगे। तो आने वाले जो आपके पास में अब रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए, ये पेपर आपके लिए किस प्रकार से मददगार हो सकता है। आपने दिए, कुछ गलतियां हुई होंगी, कैसे उत्तर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, अगर कम भी हुए हैं तो दबाव लेने की जरूरत नहीं है। जिसने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मेरी तो एक सलाह ये रहेगी कि भी आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, तो अभी से अगर हम यूं करें कि 2 घंटे अगर आप रेगुलर देते हो, तो आपके पास में अभी 20-22 दिन का समय पड़ा है। तो 20-22 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। और उन चीजों को तो खास तौर से आप जरूर देख लें जो मैप की बात की गई है, मानचित्र की बात की गई है, चाहे वो
भारत लोक अर्थव्यवस्था से हो, या फिर आप यूं कह सकते हो दूसरी जो हम यूं कह सकते हैं भौतिक भूगोल के जो पार्ट है उसमें से देख सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल की बात कर रखी है, या मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की बात कर रखी है। उसमें सब में जो मैप दिए गए हैं, मानचित्र दिए गए हैं, उनको बड़े ही रोजाना एक एक दो दो, हालांकि आपको बहुत सारे मानचित्र आ रहे हैं, पहले से आपने सारी चीजों को पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरे विचार से एक बार हमें वहां पे रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मेरी सलाह रहेगी इस पेपर को देख करके। मेरा यहाँ पे कोई कतई ये मकसद नहीं है कि यहाँ उत्तर बता दिए जाएं, उत्तर के मकसद से मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं तो क्योंकि उत्तर लोग आप लोगों ने बड़े फास्ट होते हैं, तुरंत पेपर आता है हाथ में, उससे पहले ही मेरे विचार से उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। यहाँ पे हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने जो पढ़ा है उसमें से सबसे यानी बेहतर जो सामग्री है वो एनसीईआरटी है। मैंने ये पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और आगे आने वाले पेपरों के अंदर और पिछले एक साल के पेपर जो आप देख रहे हो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से या एनसीईआरटी में से ही बनाए जा रहे हैं, और हूबहू लाइन टू लाइन उठाए जा रहे हैं। और यही आपको स्कूल लेक्चरर में देखने का मिलेगा, सेट में भी देखने को मिलेगा, और टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती है उसमें भी देखने को मिलेगा। जितने पार्ट आपके एनसीईआरटी में से मिल रहे हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके अलावा अदर जो हैं वो अदर जगह से आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक आपके सामने ये रहेंगे। जहां पर ये पार्ट है वहां से तो प्रश्न बने ही बनेंगे। अब सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, हो सकता है आपके पेपर में ये क्रम आगे पीछे हो। अंकुश वो कठू लीडो पेपर, वो पेपर किसी क्रम संख्या भी कोई, हाँ ये आपका पेपर में हो सकता है प्रश्न आगे पीछे हो, तो आप उस हिसाब से देख लेना। मेरे पास जो पेपर मिला था उसमें क्रम संख्या 1 के ऊपर जैसे ये प्रश्न दे रखा है, तो आपके सामने प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न वही हैं। यहां पे मैंने प्रश्न लिखे हैं और इस साइड वो प्रश्न है, और इस साइड के अंदर किताब की जो एनसीईआरटी की जो है सारे के सारे प्रश्न है ना वो हूबहू लाइनों से हैं। अब आप ये देखना कि पहला जो प्रश्न दिया गया जनसंख्या वितरण से संबंधित बात कर रखी है। जनसंख्या वितरण के संबंध में कि नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा कारण के रूप में है। अभिकथन में लिखा है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है यहां पे, ये देखो कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हैं। यही बात है, नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। आप वहां पे देखोगे भौगोलिक कारकों के अंदर जल की उपलब्धता की बात की गई है, फिर जलवायु की बात की गई है, भूआकृति की बात की गई है। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहले जो जल की उपलब्धता है वहां पर नदी की बात की गई। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है, ये किससे लिया गया है? क्यों है? क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता है, इसलिए जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और जल आप देख रहे हो पीने, नहाने, भोजन बनाने और पशुओं के साथ साथ में फसलों, उद्योगों, नौ संचालन आदि के काम आता है, इसलिए इस क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं। तो यहां पे ये इस कथन के साथ में कारण की बात नहीं कर रहा है। नीचे से स्टेटमेंट लिया है दूसरा जलवायु से संबंधित, यानी जलवायु के अंदर आप देखोगे तो ये बात कर रखी है कि बहुत गर्म और ठंडे क्षेत्र होते हैं वो मानव के लिए असुविधाजनक होते हैं। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, यानी जहां पर न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड होती है, ऐसे क्षेत्रों में अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। दूसरी बात ये लिखिए, ये भी लिखिए, आरामदायक कह दीजिए। आरामदायक सेम वही बात आ गई। आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहां मौसमी परिवर्तन अधिक नहीं है, सेमी लाइन है, जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, अधिक लोग आकर्षित करते हैं। इसका मतलब आपके स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं। दो यानी कथन दिए गए हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। अब इस एरिया से मैं ये कह सकता हूं, ये जैसा प्रश्न मॉडरेट आपके लिए किया गया है, आने वाले पेपर के अंदर यहां से इस प्रकार के स्वरूप को कम से कम आप अब एक बार इस प्रश्न, इस पेपर के अंदर जो प्रश्न आए हैं उन टॉपिकों को अगर सरसरी नजर से ऐसे देख लेंगे ना, तो भी आपको मेरे विचार से 5, 7, 10 प्रश्नों का तो सीधा सीधा फायदा हो जाएगा जो आगे आने वाला पेपर है उसमें। तो ये दोनों कथन ठीक हैं। व्याख्या की बात यहां पे नहीं की गई है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रश्न देखना। सेकंड प्रश्न के अंदर अगर आप देखते हो, कुछ एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी कई जगह घुमा फिरा के इस प्रकार से लिखी गई है। यहां पे नगरीय मलिन बस्तियों की बात की गई है। कौन से कथन सत्य हैं? कई बार ये भी देख लेना है, इसमें तो हालांकि सत्य हैं ऐसा ही कुछ दे रखा है, ए बी डी ए बी सी इस प्रकार से लिखे। हो सकता है आप वाला पेपर उसके अंदर साथ में ये भी आ जाए कितने कथन ठीक हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो, नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं और खुले में शौच स्थितियां पाई जाती हैं।
वैसे देखें तो ये सामान्य स्टेटमेंट भी है। नगरीय मलिन बस्ती जो होगी वहां पे खराब सफाई दशाएं होंगी, खुले में शौच स्थितियां होती हैं। तो यहां पर भी ये आप देख रहे हो कि निम्न, आप देखोगे यहाँ पे जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं। देखो कब्जा कर, गंदी बस्तियों की बात की गई, मलिन बस्तियों की स्वास्थ्य की निम्न दशाएं सुविधाएं होती हैं, खुली हवा का अभाव होता है, पेयजल प्रकाश तथा शौच सुविधाएं, यानी शौच सुविधाएं आधारभूत आवश्यक चीजों का अभाव पाया जाता है। यानी शौच सुविधाएं खुले के अंदर ही होंगी, उसके अंदर सुविधाएं नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। नियोजित अनियोजित संकरी गलियां एक सामान्य विशेषता है। तो यहां पे आप देखोगे इसके अतिरिक्त ये दे रखा होगा, गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन जोखिम बेरोजगारी नगरीय केंद्रों के है। हाँ ये दे रखा है, पतली संकरी गलियां तथा आग जैसे गंभीर खतरों से जोखिम युक्त होते हैं। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहीं पर दे रखा है, अनियोजित संकरी गलियां एक सामान्य विशेषता हैं। मलिन बस्ती निवासियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच होती है, यानी स्वच्छ पेयजल तक पहुंच होती है, इस प्रकार से बात की गई है। तो स्वच्छ पेयजल तो उनके पास में होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास यहीं पे लिख रखा है पेयजल प्रकाश तथा शौच सुविधाएं जैसे आधारभूत। इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट गलत है। जिसमें डी दे रखा है वो तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आपके सामने ए और बी दो तो आगे। अब बात रही सी की। देखो भारत में नगरीय केंद्र समरूपी और विभेदीकृत हैं। अब सामान्य इस स्टेटमेंट को जब आप एनसीईआरटी में यहां पे देखते हो तो आप देखिए लिखा है कि ये सारी बातें लिखी, इसने लिखा है कि इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अविभेदीकृत एक रूप इकाइयां हैं। यहां तक बात ठीक है, भारत में नगरीय केंद्र समरूपी एवं अविभेदीकृत एक रूप इकाइयां हैं। आगे इसमें लिखना देखना, इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता पूर्ण है। चाहे सामाजिक देखें, चाहे आर्थिक देखें, चाहे राजनीतिक देखें, चाहे सांस्कृतिक रूप से उनके अंदर विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो इसके अंदर ठीक बात की गई है। यहां पर भारत लोक अर्थव्यवस्था की ये जो पैराग्राफ की एक एक जो लाइनें हैं उसमें से उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न अगर आप देखें तीसरा, भारत लोक अर्थव्यवस्था, इसी में से किताब के चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। सबसे पहले अगर आप देखो नीचे जो कथनों की बात की गई है कि कथन कारण की बात कर रहा है, अभी कथन ए में लिखा है पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंटी होती है, किंतु उन सब का एक नाम रहता है। कई बार बस्तियों को भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती हैं, किंतु उन सब का एक नाम रहता है। ये बात ठीक है। फिर दूसरा दिखा है और उनको अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अलग अलग नाम से, जैसे पान्ना, पांडा, पाली, नंगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का एक ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जनित कारकों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। तो यहां से दिया है पल्ली बस्तियां, यानी ऐसे गांवों की बात कर रहे हैं हम, तो यहीं की बात कर रहे हैं। ये वापस ले लिया कि पल्ली बस्तियां भारत में कहां पे पाई जाती हैं। तो पल्ली बस्तियां अक्सर मध्य गंगा के मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में, तो दोनों शब्द यहां पे दे दिए कि मध्य और निम्न गंगा के मैदान आ गया और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। इसका मतलब दो स्टेटमेंटों की बात की गई है, दोनों स्टेटमेंट बता दिए भाई पल्ली बस्ती, इसलिए यहां पे कोई कारण की बात नहीं की गई है। दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों सही हैं। तो इसका मतलब कथन एक भी ठीक है, कथन दो भी ठीक है। यानी पूरा का पूरा जो प्रश्न आप देख रहे हो कि भाई लाइनें उठा रखी हैं सीधी की सीधी, और यही आपको आगे वाले पेपर में देखने को भी मिलेगा। अगली आप देखियो, भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर क्रम में, यह भी देख लेना है। कई बार उत्तर से दक्षिण दे देते हैं, कई बार दक्षिण से उत्तर देते हैं। तो यहां पे जो बात की गई है कि दक्षिण से उत्तर, अब इसमें दक्षिण से उत्तर की बात की गई है, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। तो यहां पे आप देखोगे तो ये आपका विशाखापट्टनम आ गया, फिर पारादीप आ गया, हल्दिया दे दिया और कोलकाता दे दिया। अब इनको आप दक्षिण से उत्तर जो भी इसमें ऑप्शन बैठे वो देखते ना, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ऐसा भी हो सकता है निम्न
में से उत्तरतम कौन सा है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से हैं, कर्क रेखा के उत्तर में कौन से हैं, इस प्रकार से हो सकता है, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। तो इनको यहां से वापिस प्रमुख पत्तन और समुद्री मार्ग से संबंधित ये जो दे रखे हैं, यानी मैप बेस्ड मानचित्र की जो बात कर रहे थे, वो प्रश्न यहीं पर है। तो इसमें ये आ गया, कर्म से ही हो जाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न है ये देखो, छोटी छोटी गलतियां करवाने की भी कोशिश की है कि नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है, यानी वायु प्रदूषण से संबंधित बात की गई है। यहां पे देखो सबसे पहले कि नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण होता है। यहां से पूरी की पूरी लाइन उठाइए, सेम यही बात लिखी है, नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। दूसरा लिखा है जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नीचे आकी लाइन में आप देखोगे वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो कई बार ये शब्द भी वहां पे पेपर में नहीं दिखते हैं कि ये जल प्रदूषण की बात कर रहा है कि वायु प्रदूषण की बात कर रहा है, तो छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना रहती है। तो ऐसी गलती यहां पे इसने करवाने की कोशिश की एक तरह से कि भाई यहां पे जल प्रदूषण दे दिया, जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। केवल ऊपर वाला सही है, यानी ए सही है और आर सही नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखोगे, ये देखो प्रैक्टिकल में से दिया है, कक्षा 12 की भूगोल में प्रयोगात्मक भाग जो 2 दे रखी है उसमें से प्रश्न दिया गया है। वही कथन कारण के प्रश्न की फिर बात कर ली। यहां पे आप देखिए, किसी दंड आरेख को स्तंभाकार आरेख कहा जाता है जहां सभी स्तंभ चौड़ाई में समान होने चाहिए। पहली लाइन है, दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। यानी पहली ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहली लाइन से ही उठा रखे हैं। ये आ गई। दूसरी लाइन आप देखोगे, दंड आरेख 1, 2 अथवा बहुचरों की तत्काल सन्निकट तुलना के लिए निर्मित किया जाता है। यानी दंड आरेख क्यों बनाया जाता है, ये देखो, एक साधारण दंड आरेख की रचना तत्काल तुलना के लिए की जाती है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। इसका मतलब यहां पर इसकी व्याख्या की बात नहीं की गई है, दोनों कथनों की बात की गई है कि दंड आरेख, इसी दंड आरेख को स्तंभाकार आरेख कहा जाता है जहां पर सभी स्तंभ चौड़ाई में समान होते हैं, यानी इनकी आगे चित्र भी आपको दिखा रखा होगा उसमें कि बराबर चौड़ाई के होते हैं। और दंड आरेख 1, 2 अथवा बहुचरों की तत्काल सन्निकट तुलना के लिए निर्मित किया जाता है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं की गई है। ये 12वीं में यहां से दे दिया। अगला प्रश्न आप देखिए कि निम्नलिखित संसाधन संरक्षण के प्रयासों को काल क्रम के अनुसार, हम बात कर रहे थे कि पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यही हुआ गया। उत्तर से दक्षिण क्रम की बात कर रहा है, ए बी सी की बात कर रहा है, कथन कारण की बात कर रहा है, काल क्रम की बात की गई। यहां पर जो 4 चीजों की बात की गई है, ये आप भारत लोक अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 3 में दिया है। लिमन टू ग्रोथ, (1972) सुमाकर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल 1974, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, ऐसे लिखा है। देखो, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट। और ये 10वीं की एनसीईआरटी में भी शुरुआत में यहीं पे दे रखा है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम की, तत्पश्चात 1974 में सुमाकर द्वारा अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी दर्शन के बारे में एक फिर से पुनरावृत्ति की। फिर उसके बाद में 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आ गई। फिर उसके बाद में आगे आप देखोगे कि हमारा साझा भविष्य रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन की बात की गई 1992 के अंदर। तो ये दोनों जगह के अंदर 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी में सेम ही दे रखा है। क्रम की बात की गई पुराने से नए, तो सबसे पहले ABCD क्रम से ही दे रखें। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट 1968 की बात कर ली आपने, फिर उसके बाद में सुमाकर द्वारा अपनी पुस्तक ब्यूटीफुल वाली 1974 के अंदर बात कर ली, फिर ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 की बात की, और फिर 1992 के अंदर बात कर ली रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो ये क्रम से इस प्रकार से पूछा गया, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें दिए। अगला प्रश्न आप देखो, वापिस एक ही जगह से 2 प्रश्न आ गए, ये भी पूछ लिया। एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस, यहां पे भी देखोगे
एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस, तो रियो सम्मेलन में पूछा वापस प्रश्न यही आया, रियो डी जेनेरियो में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा अपनाया गया, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो एजेंडा 21, ये भी एनसीईआरटी में से सेम वही आ गया, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न आप देखिए, मेघालय का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में अत्यधिक मांग में है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, बागवानी जो फसलों की बात की गई है इसमें आप देखोगे बंगाल के आम की बात की गई है, यहां पे मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूरों की बात की गई, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। यहां से यह प्रश्न बना दिया, मेघालय का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में अत्यधिक मांग में है, तो बात आ गई अनानास की कर ली। तो बागवानी से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न, यानी काफी गहराई से हम यूं कह सकते हैं, छोटे छोटे जो एक तरह से स्टेटमेंट हैं वो पूछने की कोशिश की गई है। कुछ स्टेटमेंट हम जनरली ऊपर से पढ़ते हैं तो छोड़ देते हैं, तो काफी गहराई से प्रश्न पूछे गए, तो थोड़ा सा चेत तो करके पढ़ लियो, अभी टाइम पड़े। ये वापस फिर आ गया कि भारत के निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को पश्चिम से पूर्व कालक्रम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम पूछ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण पूछ सकते हैं, तो यहां पर हमने बात की है पश्चिम से पूर्व। अब इसको आप देखिए कौन कौन से पूछे हैं। अब इसमें जब आप देखते हो यहां पर देखिए, सबसे पूर्व के अंदर देखोगे मुर्शिदाबाद आ जाएगा, यहां पर ये आ गया पूर्व में मुर्शिदाबाद, ई सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दो के अंदर दे रखे हैं ई, तो सबसे पहले अब इन दोनों के अंदर ए कॉमन है, ई भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। अब बात ये बी और सी में से आपको चूज करना है, इसका मतलब ए में पोरबंदर सबसे पहले ये आ गया, ये रहा। फिर पोरबंदर के बाद में दूसरी जो बात की गई है वो है राजकोट की, ये देखो बी, जिसके अंदर ये आ गया राजकोट। फिर उसके बाद में तीसरा अगर देखोगे सी, अहमदाबाद, यहां पर ये आ गया आपका अहमदाबाद। तो यहां पोरबंदर और मुर्शिदाबाद के अंदर चक्कर नहीं पड़ेगा, राजकोट अहमदाबाद में कई बार हमें मैप से ठीक नहीं देखा हुआ होता है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपने कई बार यहाँ हो ई बैठ गयो, ए बैठ गयो, डी भी हो गया, अब कौन सा करें, तो कई बार ऊपर नीचे हम चक्कर हो जाते हैं। इसलिए इस मैप के अंदर मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत निकटतम वाले हैं ना वो दिए जा रहे हैं, तो ये जो बाकी जो निकटतम वाले हैं उनसे संबंधित भी आगे पेपर के अंदर प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे, ये देख लेना चाहिए। तो थोड़ा सा गौर करके देख लियो, नहीं तो बाद में फिर अफसोस रह जाओ कि बाकी सारी मैं तो यहाँ करे और बठू पढ़ लियो और बै किताबा पढ़ रहा कि ए मेरा गलत हो गया जी, तो ऐसा न हो, अभी समय पड़ा है। तो यहां पर अहमदाबाद आ गया, फिर उसके बाद में ये उज्जैन आ गया, और फिर इसके बाद में मुर्शिदाबाद आ गया। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सूती वस्त्र के केंद्र कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान कर लेना। या आपसे ए बी सी डी चिन्हित करवा सकते हैं, यहां पे मैप दे करके ए बी सी डी किस किस को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वैसा भी हो सकता है। तो यहां पर ए उत्तर इसका हो गया 10वें के अंदर देखोगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित, वापिस वही आ गया, फिर मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं कि पूरे के पूरे वो उस नक्शे को उठाए। ये जो बदलाव जो चल रहा है ना, वो सिर्फ यही चल रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैप जो है, जिसको हम सामान्यतः विद्यार्थी हम क्या करते हैं कि ये करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, आप पेज पढ़ता हूँ, सीधो सीधो पेज पढ़ना बैठे, ठीक है जी, मानचित्र आए बोले एक पेज तो कम हो, सीधो आगे पलटते हैं, बाद में पता चलता है कि उसी में से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये अभी आपके पास में समय अठा, आपको कोई उत्तर देखना मकसद को नहीं, उत्तर आप लोगों ने अब तक देख लिए, आप सारे प्रश्नों को खुद आपके पास में एनसीईआरटी है उस पेपर को लेकर के इनको जरूर देखें, निशान लगाएं। आपके पास में जो किताब पढ़ी है उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उससे आपको चीजें भी इर्द गिर्द की होंगी वो समझ में आएंगी। इतो सो एनालिसिस कर लियो तो आराम हो, 10-15 प्रश्नों में फायदा होगा, इनको दो को नहीं। भारत के निम्नलिखित में से लोहा इस्पात संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, अब इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, बोकारो, जमशेदपुर, स्लेम दे रखा है, राउरकेला, विशाखापट्टनम, यहां से शुरू किए, देखो आप बोकारो दे दिया, जमशेदपुर दे दिया, राउरकेला दे दिया। तो सबसे पहले बोकारो ए, फिर उसके बाद में दूसरा आएगा जमशेदपुर सी वाला, तो ए तो इसमें दे रखा है, ये बी वाला तो आया नहीं, आपको ए का पता था तो भी हो जाएंगे।
अब सी आ गया सबसे पहले, फिर इसके बाद में जमशेदपुर आया, फिर उसके बाद में डी राउरकेला आ गया, फिर विशाखापट्टनम आ गया आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु के अंदर सलेम। ये दो इसमें मैप में यहां पे मिस हैं। अगर बाकी आप पीछे के नक्शे में देखेंगे तो आपको विशाखापट्टनम भी दिख जाएगा और सलेम भी दिख जाएगा। तो ये नक्शे के अंदर यहाँ इस जो मैंने लगा रखा है इसमें नहीं है, दूसरी जगह आप देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। और बाकी जो आप खनन वाला जो पढ़ेंगे उसमें मिल जाएंगे, और कोई सूती ऊनी वस्त्र दिखा रखे हैं उनमें मिल जाएंगे, यानी ना मिल जाएंगे। तो ये उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से क्रम, तो ए ऑप्शन इसके अंदर आपका ठीक हो जाएगा। ये एक तरह से देखें तो यहाँ वाले भी आप ध्यान करना रहे। अब स्कूल लेक्चरर के अंदर ये हो सकता है यहां से जब आप पूर्व पश्चिम की बात करें ना, ये देखो दुर्गापुर आ गया, फिर यहाँ ये बिल्कुल पास पास में है, फिर इसमें से यहां से इसने दे दिया आसनसोल की बात कर ली, फिर उसके बाद में बोकारो की बात कर ली, तो ये इस प्रकार से, और भिलाई की बात कर ली। अब आपसे पूर्व से पश्चिम, ये बहुत निकटतम उत्तर हो गया एक तरह से। दुर्गापुर की बात करोगे, आसनसोल की बात करोगे, बोकारो की बात करोगे, या ऐसे दे दिया दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, पूर्व से पश्चिम से, तो ये बिल्कुल पास पास हैं। तो इनको थोड़े से अभी से ठीक से हमें देख करके जाने हैं, बाकी थे देख रखे होगा, इसी कोई बात को नहीं। अब अगला कथन आ गया, भारत में कई यहाँ कहें बोले कि हो ही को नहीं जमाई सीधो हो के, तो बांध बहुत सीधो लागतो होगा, कोई दोरा को नहीं। बाकी पेपर जगह करी हुए पेपर हॉल में जोर हुए 12 बाद में सोरो हो जाए, और 2-4 बार पढ़ ले और सुन ले जो जमाई सोरो हो जाए, लेकिन पेपर लंबा था, इसमें कोई दोरा ही नहीं है। और मानसिक रूप से मेरे विचार से इतने प्रिपेयर सारे नहीं थे, और एक एक दो स्टेटमेंटों में गलतियां होने के चांसेस रहे हैं, तो सबसे तो वो अब आगे सुधार लें उसमें कि भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं। सबसे पहले तो ये इस प्रकार से आप जब पेपर करते हो तो ये जरूर देखना कि वो सत्य हैं या नहीं है, किसके ऊपर बात कर रहा है। अब ये सारी की सारी लाइनें यहां से उठाई गई हैं। भारत लोक अर्थव्यवस्था चैप्टर फर्स्ट जो है ग्रामीण नगरीय संगठन, अब उसमें आप देखोगे चाहे किसी ने भी नोट्स बनवाए हो, चाहे वो मेरे हों कि चाहे किसी दूसरे के हों, सारे के सारे इतने स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी वाले हैं वो सारे के सारे नहीं डाले हुए मिलते हैं। हालांकि कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी तो कुछ नए भी होती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि भी आप एनसीईआरटी को, पुराने पेपर को, और फिर आपके पास में जो पाठ्य सामग्री जो आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं किसी किताब में से, उनको कर लेना। तो ये देखो, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके पास में, यानी ये सबके पास में है एनसीईआरटी, ये भी नहीं है भैया अमेरिकन को नहीं राफलानी करें, अब कण नहीं ला रखी तो अलग बात है। जनसंख्या का अपने निवास स्थान के अनुसार संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषता का महत्वपूर्ण सूचक है। ये देखो, अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, यानी पहला जो शब्द है वो पूरा का पूरा यहां से उठाया है, ये ठीक है। दूसरी बात की है, यह संगठन भारत जैसे विशाल देश के लिए महत्वपूर्ण है जहां 52% आबादी गांवों में रहती है, जनगणना 2011। देखो, जब देश की कुल जनसंख्या 68% भाग गांवों में रहती है, और यह भी सार्थक है जनगणना 2011, यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, 52% नहीं है। इसका मतलब ए ठीक है, ए यहां पर भी है, ए यहां, ए तो चारों में ही दे रखा है। इसका मतलब एक बात भी ध्यान रख लेना, कई बार फंस जाओ, देखो चारा में दे रखे होंगे मतलब वो तो उत्तर सही है ही। अब यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसका मतलब ए के ऊपर तो सोचने की जरूरत है नहीं। अब आपको बी आ रहा था तो इसका मतलब बी आपने काट दिया, जिसमें बी है वो उत्तर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और इसमें भी बी दे रखा है, ये नहीं हो सकता। अब बात आई सी और डी के अंदर। अब देखो, 2011 में भारत में 93.2% गांव बसे हुए थे। डाटाबेस है, मैंने कहा था कि हर एक डाटा की बात की गई, यहां से ये लिखा है। देखो, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इतने गांव हैं, और जिसमें से इतने यानी 93.2% गांव बसे हुए थे, यही बात की गई है। 93.2% गांव निवासरत थे, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका ठीक है। और डी के अंदर क्या बात की, ग्रामीण जनसंख्या का वितरण देश भर में एक समान है। पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बात, आप कई बार पढ़ के जाओ तावड़ा में, पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, हालांकि कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट तो यहीं से लिया, पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, और ये कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या का वितरण देश भर में समान है, इसका मतलब डी है वो गलत है।
फिर उसके बाद में ई दे रखा है, 5-5 स्टेटमेंट हो गए पढ़ने के लिए आपके पास में। तो लंबो तो होगी वो पेपर आप ही अपना करेड़ा हुआ ज्यादातर यहाँ ABCD 4 मुंह एक छांट लोगे है, तो थोड़ा सा जोर तो आवे। अगला स्टेटमेंट दिया देखो, नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण शहरी प्रवास का विस्तार अंतरराज्यीय और अंतरीय राज्य स्तरों पर ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण को नियंत्रित करता है। सेम यही लाइन है देखो, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम है और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ई वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। अब देख लो, डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो ए सी और ई सी ऑप्शन में दे रखे हैं। अब पढ़ता पढ़ता भी टाइम लग गया पेपर हॉल के अंदर, बोले की को नहीं हो जी, तो उसके कहनी की नहीं लागतो को 12 बाद में कौन लागे, अंदर पेपर हॉल में बैठा होगा तो लागे गो, बट कई बार यहाँ लगे 93.2 हाक को नहीं डाटा भूल गयो, 52 तो कोनी फेर ही सिर कुचर बोक रहे, एक आधु सेट बैठ जाए गड़बड़ हो जाए, तो अभी थोड़ा सा सेंधा सेंधा लगना रहा काम कौन करना। अगले में फिर भाई 4 स्टेटमेंट दे दिया, नीचे भाई छंटवाए, अधिकतर प्रश्न ऐसे ही है और आगे भी आप मान के चलिए पैटर्न बन रही है वही आवेगो। उपग्रह और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह संचार द्वारा संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग विनिमय किया जाता है। पहली है, उपग्रह संचार की स्वयं एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो ठीक है। भारत में आर्थिक और रणनीतिक कारणों से, भारत में ये आर्थिक और रणनीतिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिखा है। उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया, इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी ठीक है। देखो अगला स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसैट 1985 में स्थापित किया गया। अब कई सन को जो डाटा का चक्कर रहे बोक रहे वो कहे आप कोई नहीं आओगे जो देख लेंगे। अब 1985 की जगह क्या दिया है, इनसैट, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। यहां पे क्या लिख दिया 1985, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत कर दिया। अगला देखो, IRS फर्स्ट 1990 में रूस के वेंकुनूर से लॉन्च किया। अब यहां पर भी क्या कर दिया, IRS उपग्रह प्रणाली का मार्च 1988 में। अब 2 साल, इनमें तो 2 साल 83 की जगह 85 कर दिया, 88 की जगह 90 कर दिया। अब जेका थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो बोक रहे बांगे लिए तो भी तकड़ी रमान हुए। हालांकि ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, ये भी नहीं है कोई पहली बार पूछा गया ये डाटा। तो IRS फर्स्ट है 1990 में नहीं 1988 में रूस के, ये तो बाकी आगे तो बात आएगी कि रूस के वेंकानूर से IRS-1 का प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ, बाकी सारी चीजें, ताकि कोई गबदे विश्वास भी नहीं करे IRS रूस के वेंकुनूर से लॉन्च किया गया, भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली में स्थापित की गई, तो यहाँ करे फिर ठीक हो जाए। इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए और बी 2 स्टेटमेंट आपके ठीक है और 2 गलत हैं। पढ़ना तो चारों ही पढ़ा। अब अगला फिर प्रैक्टिकल से दिया है, वही प्रैक्टिकल की किताब में से हर एक प्रश्न अगर आप देखते हो तो वो पूरा का पूरा यही है। देखो, बिंदुकित मानचित्र की बात की गई है, यही आ गया बिंदुकित मानचित्र। बिंदुकित मानचित्र तत्वों को जैसे जनसंख्या, जानवर, फसल के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाते हैं। तो यानी बिंदुकित मानचित्र किसको दिखाएंगे, वितरण को। यहां पे आपने देखा जनसंख्या का वितरण दिखा लिया। दूसरी बात की है वर्णमात्री मानचित्र। ये देखो वर्णमात्री मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र को आंकड़ों की विशेषताओं जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित है दर्शाने के लिए किया जाता है। यह मानचित्र जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता, वृद्धि दर, लिंगानुपात आदि को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो आपने देखा वर्णमात्री मानचित्र किसको करेंगे, जनसंख्या घनत्व को। फिर गतिक मानचित्र की बात कर ली और समगंभीर रेखा की बात कर ली। गतिक मानचित्र देखिए, ये प्रवाह मानचित्र, प्रवाह मानचित्र को ही गतिक मानचित्र कहते हैं। और ये इसका जो उपयोग यहां पे आप देखोगे नीचे, ये देखो, इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य स्थानों के बीच वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है। यातायात मानचित्र जो यात्रियों, वाहनों आदि की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहां पे क्या लिखा है, यात्रियों की संख्या, इसका मतलब गतिक मानचित्र आपकी यात्रियों की संख्या। समगंभीर रेखाएं, ये सम्मान रेखा मानचित्र का आगे ये दे दिया, यहां से वापस ये देखो सम्मान रेखा मानचित्र के अंदर
समगंभीर या सम गहराई रेखा, समान गहराई वाले चीजों को मिलाने के लिए समान रेखा मानचित्र के अंदर यहां पर आप देखोगे तो ये आ गया महासागरीय उच्चावच की बात कर दी। तो ये इस प्रकार से प्रत्येक जो बात की गई है, अब इसमें इसको कर दिया ए में 3 आ गया, ठीक है, बी में 4 जनसंख्या घनत्व, सी में 2 आ गया और डी, हाँ ए ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा आपका 14वां जो दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रश्न की अगर बात करें, भारत में श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसकी वो पीडीएफ लगाना भूल गए। ये ऑपरेशन फ्लड के रूप में जानी जाती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू तो नहीं हुआ था, 1970 के अंदर जाकर के शुरू हुआ था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आज भारत विश्व के दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे आने वाले राष्ट्र हैं उसमें से एक भारत भी है। तो अब यहां पर आप देखोगे तो ए तो कट हो ही गया, ए इसमें था, ए इसमें था, अपने काट देंगे। फिर अब क्या बचा, बी भी इसमें है, अब बी के साथ में डी। अब ये स्टेटमेंट जनरली वैसे नहीं आता है भारत में, अपने को वैसे नॉलेज नहीं होता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में तो इसको सीधा नहीं देखा, एक कुछ सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। 100% तो मैं श्योर नहीं हूं। भारत में पिछले 50 वर्षों से दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है, किंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कम हो गई है। तो सामान्यतः एक लाइन ऐसी थी कि इसमें दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ा है। तो मेरे विचार से इसके अंदर उत्तर जो है वो आपका बी और सी, ये ठीक होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी टाइम कम मिले तो एक्सरसाइज करी को नहीं आगे पीछे उसके, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी पिछले दिनों के अंदर कुछ क्या हुए, कहीं पे टॉपिक को कट कर दिया गया तो किसी में ये दे रखा होगा आगे पीछे करके, लेकिन ये भी प्रश्न 100% आपको वहीं से मिलेगा। अगला प्रश्न वापस वही आ गया, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पतनों को, फिर उत्तर से दक्षिण में। अभी आप इसको देखिए, भारत वाले के अंदर अभी हमने बात कर रहे थे, यहां पे पीछे आए, ये आया लोहा इस्पात उद्योग के आगे, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आ गया 2। इतने प्रश्नों के अंदर भी आपके सामने 3-4 आ गए कालक्रम से संबंधित, इनको देखते हैं। तो अब ये प्रश्न ये दिया कि हवाई पतनों को उत्तर से दक्षिण, इसमें बर्लिन दे रखा है, पेरिस दे रखा है, जेनेवा दे रखा है, मैड्रिड दे रखा है, उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से इस क्रम की बात की गई। अब इसमें देखो उत्तर से दक्षिण में यहां पे ये आ गया बर्लिन, फिर पेरिस, फिर जिनेवा, फिर मैड्रिड। तो अब बाकी जो हैं उनके अंदर भी इस प्रकार से हो सकते हैं, पूछे जाएं। ये रहा बर्लिन, पेरिस दे रखा है, जिनेवा दे रखा था और मैड्रिड दे रखा था। तो ये सबसे उत्तर में हो गया, 1, 2, 3 जिनेवा और चौथा मैड्रिड। ये भी एनसीईआरटी का ही पेज है। तो इसमें आप ए बी सी डी आ गया, बर्लिन आ गया, फिर उसके बाद में पेरिस की बात कर दी, जिनेवा की बात कर दी और मैड्रिड, ए बी सी डी 16वां। नेक्स्ट अगर प्रश्न की अगर आप बात करते हो तो अगला जो प्रश्न है 17वां, ये देखो, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों को निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में से किसकी उपस्थिति के कारण समान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है? भिन्निक स्थल है, केनियन है, जल गर्तिकाएं, क्षिप्रिकाएं। मानव भूगोल का चैप्टर 8 जिसमें वृहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग जहां पे लिखा है, आप देखोगे उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलें सुपीरियर, हयूरन, ईरी, ये सारी बात लिख करके फिर यहां पे लिखेगा इन नदियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपात या रेपिड कह दीजिए, छोटे छोटे प्रपात रेपिड कह सकते हो, क्षिप्रिकाएं कह सकते हैं, ये आगे के कारण समानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। यानी पूरी की पूरी लाइन ये भी यहां से उठाई गई है। यानी अभी तक का जो पेपर आप देख रहे हो उसमें हर एक लाइन को उठा कर बना करके प्रश्न बनाया गया लेकर के। अब अगला वापिस आ गया, भारत भौतिक पर्यावरण चैप्टर 4 के अंदर दे रखा है वही वापिस। भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर और नवंबर के, कथन कारण का प्रश्न दिया है। और दूसरा कथन दिया है, उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा सर्द वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पहली लाइन ये देखिए, मानसून के निवर्तन की ऋतु, अक्टूबर और नवंबर के महीना को मानसून को निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। ये बात आ गई। भारत में मानसून निवर्तन कह दीजिए, प्रत्यावर्तन कह दीजिए।
दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। यही बात लिखा है, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा सर्द वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसका मतलब स्टेटमेंट दोनों ठीक है, व्याख्या नहीं है। यह भी प्रश्न यहां से आ गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये देखो, इसमें भी वही फिर डाटा की बात कर ली, 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, ABCD वही बात फिर वापस दोहरा दी। निम्नलिखित में से पनामा नहर के बारे में बात की गई है। अब पनामा नहर के संबंध में उसी एक पैराग्राफ को NCERT में से लिया है, मानव भूगोल। आप खुद देख लेना, आपके पास में किताब है। मेरे लिए कोई न्यारा को नहीं है। कई ये सोचे मेरे लिए तो को नहीं। पनामा नहर ज्यादातर जोर हो रही है, उत्तर मिला लिया आ कर दी ABCD, उत्तर ना मिलाओ थे थारी किताब अभी है, अभी थारकन टाइम पड़े अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो तो ठीक होगा। देखो, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये नहर का मतलब पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा देखो, पनामा नहर का निर्माण पनामा सिटी और बल्बोआ के बीच पनामा स्थल संयोजक पर किया गया है। देखो, इसका निर्माण पनामा जल डमरू के आर पार पनामा नगर, पनामा सिटी, ये तो ठीक है। आगे क्या दिया, बल्बोआ, यहां पे आप देखिए, एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। यह भी एक अलग स्टेटमेंट है। ये देखो नीचे, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। यह बात इतनी तो ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के अंदर भी आपने देखा कि यहां से अलग अलग जो प्रश्न की बात कर दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, ये नीचे आ गया, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। पनामा नहर का निर्माण पनामा सिटी, यहां तक ठीक है। ये शब्द गलत दे दिया, बल्बोआ के बीच पनामा स्थल संयोजक पर किया गया, ना कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका मतलब इसको गलत कर दिया। अगला देखिए, यह नहर लगभग 92 किलोमीटर लंबी है। मैं कह रहा था जिनको डाटा की समस्या है उनके 92 बेहतर इक्वली होते हैं। यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, यहां से दे दिया। और पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पे बात आ गई दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यानी मध्य और दक्षिणी अमेरिका के लिए आ गई, तो लैटिन अमेरिका के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण है। तो यहां पे आप देखोगे ए आपका ठीक है ही, तो ए तो सब में दे रखा है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर आप देखोगे बी हमने गलत की बात कर ली, इसमें नहीं आया, आपका कट हो गया, सी कट हो गया। अब इसका मतलब जिसमें सी है वो तो वैसे ही कट गया। इसमें सी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है, ये 2 तो ऐसे ही गए। अब बचे यहाँ पे ए, फिर आपने देखा बी था वो कट गया, फिर सी जिसमें था वो वैसे ही कट गया। डी, पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, तो डी आ गया। और इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, तो ये ठीक है। अगर आपको 2 भी आ रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, लेकिन ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये लगभग 92 किलोमीटर लंबी है। अब तावड़ा गमा थोड़ी सी आप पढ़ डानी जब यहाँ की कोने पनामा नहर का निर्माण पनामा सिटी और कोलोन के बीच में, हाँ जी का वो भी ठीक है। फिर आगे यहाँ लगे वो किन्ने गए के, तो ऐसे जो गलती हो रही थी वो इस वजह से ही हो रही थी पेपर के अंदर। तो स्टेटमेंट आपको सारे पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा लंबा तो है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब ये अगला फिर वापस आ गया। अब पनामा और सुएज नहर के बारे में मतलब डिटेल के अंदर बात की गई। पहले भी एक कोई पेपर आया था पीछे, तो उसमें भी मैंने बात की थी। उसमें बात कर रहे थे अंडमान निकोबार की, वहां पे लक्षद्वीप के, तो लक्षद्वीप के बारे में छोटे छोटे स्टेटमेंट दे रखे थे। तो वैसे ही सारे स्टेटमेंट यहां पर भी दे रखे हैं, तो इसलिए हर एक लाइन में से प्रश्न बना रहे हैं। ये जो दिया है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और इस साइड में सूची स्टेशनों की बात की गई है। अब यहां पे एक पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर ली, तो आप देखोगे सबसे पहले पार साइबेरियन रेल मार्ग कजान की बात कर ली। पार साइबेरियन रेल मार्ग के ऊपर आप बात करते हो कजान। ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करेंगे, बुडापेस्ट आ जाएगा, यहां पर ये आ गया। फिर पार कैनेडियन के अंदर रेगिना आ जाएगा। ये इंडियन पैसिफिक नहीं है, जो यहां पे ब्रोकन हिल की बात की गई, ये देखो आगे आप 4, ये गलत दे दिया। ये एक और बता देता हूं, यहां से अभी जो आगे आने वाला जो पेपर है उसके अंदर पक्का सवाल आएगा, तो 8 बांध लो चाहिए। और सवाल किस प्रकार का होगा, हो सकता है कि इसके अंदर चारों के अलग अलग कौन से स्टेशन किससे संबंधित है ऐसा दे रखा है, ऐसा ही प्रश्न हो सकता है। या फिर आपको एक एक के ऊपर यानी पूर्व से पश्चिम जो है वो कर्म करवाए जा सकते हैं। जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग, यहां से ये दे दिया, ये कजान, यानी ये इसका स्टेशन है। कौन कौन से स्टेशन है, तो ये स्टेशन पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पूछे जा सकते हैं।
दूसरा अगर आप देखोगे ये आ गया पार कैनेडियन रेल मार्ग, यहां पे रेगिना की जो बात की, बाकी जो अन्य हैं उनको पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जिसमें ब्रोकन हिल की बात की गई है, और ओरिएंट एक्सप्रेस की बात कर ली जिसमें स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट है, तो ये बात कर ली। तो दो तीन और भी इसके अंदर मानचित्र जो बनाए गए हैं उनको आप जरूर देखें, उनमें पूर्व पश्चिम का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा, या उत्तर दक्षिण वाला है तो उसके अंदर उत्तर दक्षिण स्टेशनों को ध्यान रखें। तो यहां ये जो है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का है जो ब्रोकन हिल की बात की गई है। तो ये एक मेरे विचार से मिसप्रिंट उसमें लिखते समय कुछ हुआ है, इंडियन पैसिफिक की जो बात की है। तो इसके हिसाब से विकल्प आप खुद चुन लेंगे, बी ऑप्शन के अंदर ये आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न दिए हैं, सारी एनसीईआरटी को पढ़ाने का प्रयास किया गया है, सही बात नहीं की गई है। ये देखो भारत भौतिक पर्यावरण चैप्टर 7 में से बात की गई है कि यहां पे आप देखोगे कि एक लाइन लिखी है, देखो लंबे समय से भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता है, चाहे वो भूकंप है, चाहे सुनामी है, चाहे ज्वालामुखी है, इस प्रकार से प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्रकृति प्रदत्त, जैसे विवर्तनिक हलचलें हो सकती हैं, उनके कारण एक तरह से आप यूं कहते हो उनको माना गया, न कि मानव को इसका अबोध और असहाय माना, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। ये पूरी लैंग्वेज है, यानी पैराग्राफ को आप देखोगे, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है, कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल नाभिकीय आपदा। ये आ जाए, देखो भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदाएं मानव जनित आपदाएं हैं, यानी पहले जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं ही मानी जाती थी, लेकिन यहां पर यह बात की गई है इस पैराग्राफ के अंदर कि केवल प्रकृति ही आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है, मानव भी है, और उसके उदाहरण आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये बात ठीक है कथन कारण के अंदर। दूसरा क्या लिखा है, मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचलनों के कारण होती हैं। मानव जनित आपदाएं मनुष्य के द्वारा जो कर्मकांड किए जाते हैं उनके कारण होती हैं, न कि प्रकृति जो मूवमेंट करती है उसके कारण होती हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है और ये ऊपर वाला सही है। अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं, ये दोनों बात यहां पर आ गई। इसके बाद में अगली, ये भी कथन कारण का प्रश्न आ गया। ये एक तरह से आपको दो जगह मिल जाएगा। 11वीं की भौतिक भूगोल का जो पाठ 4 जो दे रखा है महाद्वीप महासागर वाला, उसमें मिल जाएगा, और 11वीं के अंदर भारत का भौतिक पर्यावरण है उसके अंदर जहां पे भूकंपों की बात की गई है वहां पर भी इसकी बात की गई है। दोनों जगह से ही बात की गई है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र है जहां पे महाद्वीपीय जो खंड हैं वो मिलते हैं। पहले ये देखो, हिमालय क्षेत्र में भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित है, बिल्कुल है, इसमें कोई दोरा नहीं। जो भूकंप वाला पार्ट है वहां पे ये लाइन ले दे रखी है। और हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल में अवस्थित है, इस प्रकार से जहां दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर के टकराती हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर दोनों बातें की गई हैं कि हिमालय क्षेत्र में भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित क्यों है, क्योंकि हिमालय प्लेट अभिसरित मंडल में अवस्थित है। इसका मतलब आपका कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, उसकी व्याख्या भी ठीक है। तो ये जो आपका उत्तर है वो इसमें ठीक हो जाएगा। एक और ध्यान रखना है, इसमें कई बार क्या होता है कि कथन कारण भी यहां पे तो दे रखा है, जैसे जैसे मैंने भी बोल दिया कि ए ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कई बार क्या करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है सी में डाल दें, हो सकता है ये बी में डाल दें। तो आपने एक जनरली सीक्वेंस में तो यही चल रहा है कि यहां पे सही व्याख्या वाला आता है, फिर गलत व्याख्या वाला आता है, फिर में सही कथन और गलत कथन वाले होते हैं, तो इनको भी ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। तो कई बार अपन प्रश्न आंतो वैर फिर उत्तर गलत भरे, इसी गलती भी नहीं हो जाए, आप भी ध्यान कर लिया। अगला प्रश्न ये आ गया, फिर वापिस वही उत्तर से दक्षिण वाला। उत्तर से दक्षिण क्रम में किसकी बात की गई है, जैव मंडलों की बात की गई है। भारत के अंदर जो जैव मंडल, वही एनसीईआरटी में से दे रखा है, भारत का भौतिक पर्यावरण चैप्टर 5 जो आपके पास में कौन कौन से दिए हैं ये देखो। यहां पे ये दे रखा है डिब्रू, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, कौन कौन से दे दिए, डिब्रू साइखोवा,
ये दे रखा डिब्रू सईखोवा, ये आ गया। फिर उसके बाद में अगर देखोगे तो मानस की बात कर रखी है, ये आ गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो नौकरेक की बात आ गई, ये रहा नौकरेक। और फिर उसके बाद में अगर देखेंगे पंचमंडी, ये दे दिया, ये देखो। अब उत्तर से दक्षिण, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर भाई गलत हो जाते हैं, तो डिब्रू सईखोवा आ जाएगी, फिर मानस आ जाएगा, फिर नौकरेक आ जाएगा। हालांकि राज्य के अकॉर्डिंग जिनको याद है वो फिर कर लेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको देखे गए हैं इनको भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो कहने का मतलब अभी तक इन प्रश्नों के अंदर हमने 15-20 प्रश्न किए हैं, उसमें भी 4-5 आ गए आपके सामने मैप बेस्ड प्रश्न। तो ये एक अच्छी जो शुरुआत है, अच्छी बात है। और बहुत बारीकी यानी पास पास वाले हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैप को आप खास तौर से देख करके जाएं, अभी भी आपके पास में समय है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप ABCD जो हैं उनको आप मिलान कर लीजिए। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले अगर आप उत्तर में देखोगे एक नंबर पे आपका आ गया डिब्रू सईखोवा आ गया। फिर उसके बाद में B आपका ये आ गया, मानस की बात कर ली। और फिर C पे नौकरेक आ गया, और फिर D के ऊपर पंचमंडी आ गया। ABCD दे रखा है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम में ABCD, ये नहीं है, आ जाएगा ना, है हाँ ठीक है ना। तो D ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये फिर वापिस भाई 4 कथन दे दिया, डाटा दे दिया। अब जगह डाटा है बांग लिए तो कोई काम है, ध्यान कर लियो। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट है भारत का भौतिक पर्यावरण, चैप्टर 5। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। अगला दिया है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 में। अब कही जाएंगे तो 82-92 चक्री रह बोक रहे, दुओ दुओ अगलो याद हो। अब इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही है। ए ठीक है, बी गलत है। 2026 में भारत में जैव मंडल नीचेयों की संख्या 12 है। यहां पे आप देखो भारत में 18 जीव मंडल नीचे हैं, तो इसका मतलब 12 वाला भी गलत हो गया। 2020 में विश्व की कुल बाघ संख्या 70% भारत में थी। ये रहा कहां दे रखा है, अगले अगले में मिल जाएगा। ये देखो ये रहा 2020 में विश्व की कुल बाघ जनसंख्या का 70%। ये आ गया ना। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। और फिर उसके बाद में हमने देख लिया कि विश्व की कुल बाघ जनसंख्या कितनी थी, भारत में 18 जीव मंडल नीचे हैं। ये 4 स्टेटमेंट यहां से दिए, ये रहे। अब इसमें से ये ठीक दिया है उसने, यहां पे 92 की जगह 82 कर दिया, ये गलत कर दिया। 2020 में विश्व की कुल, ये भी ठीक दे दिया। यहां पे 18 की जगह 12 कर दिए, तो 2 गलत कर दिए और 2 आपके ठीक कर दिए। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये ठीक है। ए और डी, ये आ गया ए और डी, बी ऑप्शन इसमें आ गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके थोड़ा सा टाइम ज्यादा लागतो हुए, लेकिन देख लियो थोड़ो फायदो हो जाएगो, और कोई बात को नहीं। उत्तर थारा देख रहे हैं, उत्तर के लिए बात ही कौन करा पा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत पोषणीय विकास के संबंध में एम बी, फिर भाई 4 कथन दे दिया। अब चारों कथन थे, पढ़ो फिर उत्तर करो। विकास की संकल्पना गतिशील है, पहली लाइन है विकास की संकल्पना गतिशील है, तो इसका मतलब ए तो ठीक है, ए इसमें है, ए इसमें है, तो इसका मतलब बी और सी तो उत्तर नहीं हो सकते। ए और डी में से छांटना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्याय थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, तो इसका मतलब ये भी बात है ठीक है आपकी, तो बी भी ठीक होगा। तो इन दोनों के अंदर अब आपके पास में ये बची थी, तो इसमें बी नहीं दे रखा है, इसमें बी है, तो ए भी ठीक आ गया, बी आ गया। अब सी को देखना है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट का नाम, अब देखो छोटो सो बदलाव करिए, स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, जो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की अध्यक्ष थी। सारी चीजें अब थोड़ा सा तावड़ा पर डैने बने, स्वीडन नॉर्वे की कौन दिखे, यहां पे देखना ये रहा कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधान मंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थी। तो यहां पे
नॉर्वे की जगह क्या कर दिया, स्वीडन, इसका मतलब सी था वो गलत कर दिया। फिर आगे बच गया अपने आप ही, ये तो एक ऑप्शन आप ही कि सतत पोषणीय विकास विकास के पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखता है। तो डी ऑप्शन, ए, बी और डी, यानी चारों की चारों जो बातें हैं वो यहां पे एनसीईआरटी के अंदर की गई हैं सतत पोषणीय विकास के अंदर। अगला प्रश्न फिर वही वापिस एनसीईआरटी में से, भारत लोक अर्थव्यवस्था चैप्टर 7 में से, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा 1973 में खोजा गया और 1976 में वहां से उत्पादन शुरू हुआ। तो सेम बात कर दी, ये देखो सेम ही लाइन है, कठी की कौन बदले। मुंबई हाई जो मुंबई नगर से ए भी पूछ के रहे कितना किलोमीटर दूर है, अब और ध्यान कर लियो, जो 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है 1973 में खोजा गया और 1976 में उत्पादन किया गया। कई बार इनको यहां पे 1973 की जगह 1983 कर सकता है, 76 की जगह 86 कर सकता है, तो गौर कर लियो। अब जीत रही हूं, हम गलती कराने लग रहे हो, आगे भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइयो और डाटा ना भी अलर्ट हो जाइयो। तो इसका मतलब मुंबई हाई आ गया, हालांकि सीधा प्रश्न करते हो तो भी सरल है, मैं तो बात आ करूं कि एनसीईआरटी में। अब अगला वो आ गया, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भारत की तुलना में श्रीलंका का एचडीआई सूचकांक अधिक है, ये देखो। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिटाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसका मतलब ये कथन तो आपका ठीक है। ये देखो पहले एक लाइन लिखी है, प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के साथ में सीधा संबंध नहीं है। यहां पे ये देखो, राज्य क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं। वो तो कह संबंधित हैं, वो कह संबंधित है नहीं है, ये तो ही बदले। जनरली यहाँ पढ़ के जाना, राज्य क्षेत्र का आकार प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंधित, फिर बोले हुआ को नहीं, तो यहां पे लिखा है नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो डी जिसमें दे रखा है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें भी डी दे रखा है, वो भी डी दे रखे है, ए आप कर ही लियो। अब बात रही बी और सी में, देखो कम एचडीआई वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में अधिक व्यय करते हैं। कॉमन सेंस से अगर बात लगाओगे तो सामाजिक क्षेत्रों के अंदर अधिक व्यय करते हैं, तो फिर उनका एचडीआई सूचकांक ठीक होगा, नहीं कि कम होगा अगर व्यय करेंगे तो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता और एचडीआई मूल्यों को कम करते हैं, ये भी बात है, लाइन सारी लिखड़ी है। देखो मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या जो भी बता रखी है, इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं। राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, यानी निम्न स्तर वाले। तो यही तो बात की गई है, राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता एचडीआई मूल्यों को कम करते हैं, तो अब बात ठीक है, यानी ए और सी जिसके अंदर, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रश्न बना रखे हैं, इसी कोई बात को नहीं, नहीं सीधा ही पढ़िया, यहाँ पढ़िया बिया पढ़िया, हो सके लोगों ने बहुत सीधा लागता होगा, मैंने तो जमा सीधा लागे को नहीं। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, वापिस आप देखोगे तो ऋतु प्रवास, पशुपालक जनजातियां, प्रतिभा प्लाइन की बात करते हो तो दक्ष जो कार्यबल वाले होंगे, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अब फिर प्रतिकर्ष कारक की अगर बात करेंगे, देखो प्रतिकर्ष कारक ये इतना तो लगा रखा है, प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, तो प्राकृतिक विपदाएं आपदाएं कह दीजिए, ये तो किसमें आ गया, प्रतिकर्ष कारक के अंदर, प्राकृतिक आपदाएं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, ये शब्द ले लिया, तो शांति और स्थायित्व किसके आ जाएंगे, अपकर्ष कारक के अंदर आ जाएंगे ये। अब इसको आप मिलान कर लीजिए कौन कौन सा आएगा, उसके हिसाब से डी के अंदर दे रखा है, ए में 4 और बी में 3 आ गया, ठीक है, सी में प्रतिभा प्लाइन 1 आ गया और डी, तो डी ऑप्शन इसका दे दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 मानव भूगोल में से मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया, तो महबूब उल हक ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है। अगला फिर वापस वही मैप बेस, मानचित्र बेस आ गया,
मैंने एक एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज हमने ली थी उसमें इस प्रकार से मैंने डाटा दिए थे, तो कह रहे थे कि गुरुजी थे कि ज़्यादा ही कौन दो के। तो मैंने उस समय कहा था भी मैंने तो इधर उधर के जो पेपर देखे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, न केवल यहाँ का, बाकी आप अदर पेपर देखते हो दूसरे स्टेटों का तो उनके अंदर भी ऐसे ही इसी पैटर्न के अंदर एनसीईआरटी से बनाए जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज में हमने इस प्रकार से दिए थे, तो बाजा का करी होगी, मन लगे कि फायदो हो गो, और न तो भाई बन नहीं करी तो वो जाने। लेकिन एनसीईआरटी ने अब भी ठीक पढ़ लियो। अब यहां पे कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण क्रम के अंदर बात की गई है। ये देखो, मैंने या तो क्लास वाले में या एनसीईआरटी वाले टेस्ट में यहां से जब दिया था तो बात आई थी कि भाई एकदम यहां सारा सारा का दो गुरुजी, बाल की खाल काटोगे। अब यहां आपको दे रखे हैं माकूम दे रखा है, जंजी दे रखा है, सिंगरौली दे रखा है, सिंगरेनी दे रखा है। ये देखो, ये माकूम आ गया, फिर उसके बाद में ये जंजी आ गया, और फिर उसके बाद में इसने दिया है सिंगरौली आ गया और सिंगरेनी आ गया। ये चारों आ गए उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे पहले माकूम आ जाएगा, जहां पे ए दे रखा है, ए आ जाएगा यानी ए, फिर उसके बाद में जंजी, फिर बी आ जाएगा, फिर उसके बाद में सिंगरौली, सी में आ गया, फिर सिंगरेनी, डी आ जाएगी। तो ए बी सी डी जिसमें क्रम से दे रखा है यही हो गया। तो यहां ये और जरूर देख लेना रहे, बाकी जो दे रखे हैं ना इनको पूर्व से पश्चिम, यहां पर भी ये आ सकते हैं, ये देखना वापिस। और चाहे वो डिगबोई की बात करें, नारकटिया की बात करें, फिर यहाँ पे मोरान की बात करता है, शिव सागर, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सारे आ सकते हैं, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, सिंगरेनी, नवेली। तो इनको सबको आप डिटेल के अंदर एक तरह से 6-7 प्रश्न अभी तक, यानी हमने जो 31 प्रश्न किए हैं उसमें से 7-8 प्रश्न आ गए आपके मानचित्र बेस। अगला जो भारत लोक अर्थव्यवस्था में से दे रखा है चैप्टर 7 में से, ये देखो, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। हूब कथन कारण का प्रश्न दिया था। ये देखो, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। पूरा का पूरा शब्द वैसा का वैसा ही चक्का है, विषयों को विषय उठायो, कतई कोई बदलाव कौन करो। नीचे लिखा है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में यहां पे लिखा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत ही नवीनीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार। ये ऊर्जा के स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। कौन से? जो नवीनीकरण योग्य स्रोत हैं उनकी बात कर रहा है। और यहां पे जो बात की गई है वो नीचे वाले स्टेटमेंट में देखो, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, भूतापीय ऊर्जा, यानी जो नवीनीकरण ऊर्जा के योग्य हैं वो अधिक समान रूप से वितरित हैं तथा पर्यावरण अनुकूल है। आगे लिखा है देखो, अधिक समान रूप से वितरित हैं तथा पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन आगे एक शब्द बदला है। ये एक गलती करवाने के लिए ना बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, हालांकि जिन्होंने थोड़ी सी समझ के साथ में करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जगह थोड़ा सा तावड़ा हुए, ताता हुए, वे पूरी गलती कर दें। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो एक ठीक है, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये यहां से दे दिया। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो यहां पे आप देखोगे वो एक कथन कारण का फिर प्रश्न आ गया, खतरनाक बना रखे। भारत लोक अर्थव्यवस्था चैप्टर 5 में भू उपयोग वर्गीकरण की बात की गई। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधित अभिलेख रखता है। भू राजस्व विभाग भू अभिलेख रखता है, ये बात तो यहां तक ठीक है, लेकिन यहां ये देखो, भारत की प्रशासकीय इकाइयों को भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है, यही बात लिखी है। भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है। इसका मतलब कथन तो ठीक है। अब कारण के अंदर क्या लिखा है कि भू राजस्व विभाग, तो इसका कोई कारण तो ये है ही नहीं, ये तो मान के चलना। अब बात दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। भूमि राजस्व विभाग ने भारत में भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा है। डायरेक्ट 9 शब्द तो कहीं पे नहीं लिख रखे, लेकिन ऐसे करके आप देखोगे ना तो यहां पर ये आपके सामने भू राजस्व अभिलेख द्वारा भू उपयोग वर्गीकरण के प्रकार, जैसे
वनों के अधीन क्षेत्र दूसरा दे रखा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त आ जाएगी तो बंजर व्यर्थ भूमि तीसरा, चौथा इस प्रकार से स्थायी चारागाह, पांचवा विविध फसलों वाली बात कर ली, वर्तमान प्रतिभूमि सातवां, आठवां पुरातन और नौवां निविल बोया गया क्षेत्र। तो मेरे विचार से यहां से इसी के बेस पे बात की होगी, या फिर कोई आगे पीछे की कोई एनसीईआरटी के अंदर कोई नो शब्द दे रखा है तो मुझे नहीं पता, उस बेस पे मेरे विचार से ये दोनों स्टेटमेंट शायद ठीक होने चाहिए। लिया यहीं से है एनसीईआरटी से, और कहीं से नहीं है ये सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने बताया था कुछ टॉपिक आगे पीछे कट कर रखे हैं तो कुछ छोटी मोटी बातें कर रखी हैं। फिर वही वापस ये भी एनसीईआरटी में से है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भारत लोक अर्थव्यवस्था, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र की जो केस स्टडी दे रखी है वहां पे ये दे रखा है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट वापस दे दिए। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1948 में शुरू की गई। यहां पे आप देखोगे कि 1948 में कंवर सेन द्वारा संकलित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ की गई, यानी 1948 को शुरू नहीं की गई। शुरू कब की गई? 1958 को की गई। तो इसका मतलब एक बात तो आपकी ये आ गई, ये तो गलत फिर कर दिया। इस नहर का उद्गम हनुमान नगर बैराज से होता है, आगे लिखा होगा। यह नहर हरि के बैराज से निकलती है, हरि के बैराज से, न कि हनुमान नगर से। देखो शब्द की साख ले गए हैं, यानी हनुमान नगर हरि का बैराज, इसका मतलब ये भी है। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया, ये भी बात यहां पे लिखी है। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। अगली स्टेटमेंट दिया है, कुल कमान क्षेत्र में से सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30 लिफ्ट प्रणाली द्वारा। यहां पे लिखा है, ये देखिए आप, कि कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर क्षेत्र और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। तो इसका मतलब सी और डी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं। ए में दे रखा है सी और डी। आठवां उठा रखे तो भाई थोड़ा सा अभी से तो कर लियो आपने। अगला फिर क्लास 12 की जो प्रैक्टिकल की जो किताब है उसी में से दिया है। फिर मैंने कहा था या तो वो पेपर के अंदर प्रश्नों के अंदर सीधा बहुत कम है, या तो कालक्रम की बात है, या उत्तर दक्षिण, या पुराने से नए, या पूर्व पश्चिम की बात की, या कितने स्टेटमेंट ठीक है। ये 4 या 5 चीजों के ऊपर बात चल रही है। यहां पे देखो जीआईएस संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है? स्थानिक आंकड़ा इनपुट, अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्टन करना, आंकड़ा सत्यापन और संपादन, स्थानिक, ये यहां से बनाया है। भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रिया विधियों का अनुक्रम 12वीं क्लास की किताब में दे रखा है। भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित काम में क्रियाओं का निम्नलिखित अनुक्रम सम्मिलित है, ये 5 दे दिए। स्थानिक आंकड़ा निवेश, सबसे पहले दिया स्थानिक आंकड़ों का निवेश, यहां पर भी इसी क्रम में ही दे रखे हैं। ये बात थोड़ी सी ठीक है, आगे पीछे कम करवाएं। ये स्थानिक आंकड़ों का इनपुट दे दिया, निवेश कह दीजिए। गुण न्यास की प्रविष्टि, तो अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्टन करना। फिर तीसरा आंकड़ों का सत्यापन और संपादन, आंकड़ों का सत्यापन और संपादन। चौथा दे दिया स्थानिक और गुण न्यास आंकड़ों की संलग्नता, स्थानिक और अभिलक्षण आंकड़ों का संपर्क दे दिया। और 5वां दे दिया स्थानिक विश्लेषण, और यहां पर भी स्थानिक विश्लेषण। तो ए बी सी डी ई इस प्रकार से ये क्रम से ही दे रखे हैं, ये आ गया। तो इसमें क्या लिखा? जीआईएस संबंधित कार्यों में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है? भौगोलिक सूचना तंत्र कह दीजिए। जीआईएस की क्रियाकलापों का सही अनुक्रम यही है, तो ये इसमें से दिया है। अब अगला जो एक तरह से अगर प्रश्न देखोगे वही वापिस आ गया, बैथोलिक, लेपोलिथ, सिल और डाइक, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर 3 में से बनाया गया। इसमें आप देखोगे पूरे के पूरे ये डायग्राम दे रखा है। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, बैथोलिक मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपट्टी में अधिक गहराई पर गुंबद के आकार का है। इसी प्रकार से आगे इसमें देखोगे आप लेपोलिथ की बात की गई है। लेपोलिथ ये तस्त्रीनुमा है। फिर उसके बाद में बात की गई है सिल की बात की गई है, ये क्षैतिज तल में अधिक मोटाई वाला है। डाइक की बात की गई है, धरातल के लगभग समकोण या लंबवत रूप में है। ये चारों शब्द पीछे यहां पे दिए गए हैं, ये देखो ये दे दिया। बैथोलिक, सिल की बात कर ली, मोटा क्षैतिज जमाव की बात आ गई। मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड जो अधिक गहराई पर वृहद गुंबद के रूप में है, बैथोलिक की बात कर दी, दूसरा आ गया। तस्त्रीनुमा जमाव लेपोलिथ आ जाएगा। धरातल से लगभग लंबवत कोण की बात कर ली तो डाइक आ जाएगा। तो ए में आपका आ गया 2 और
बी में आ गया 3, तो स्त्रीनुमा, ठीक है। सी में आ गया 1 और डी, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो फिर वही एनसीईआरटी में से दे रखा है, थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया। यही क्या दिया है देखिए आप, ये देखो, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क क्रम में व्यवस्थित करें। ये सारणी भी बना रखी है, और आगे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो 11वीं क्लास वाले एनसीईआरटी है उसी में से दे रखा है। भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत चैप्टर यानी 12 के अंदर बात करोगे तो यहां पे देखो एएफ सबसे अधिक वर्षा वाला है, फिर उसके बाद में एएम में उससे कम होती है, बीएसएच और बीडब्ल्यूएच, ये क्रम से आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले 1 नंबर पे ये आ गया, फिर एएम आ जाएगा, फिर बीएसएच, बीडब्ल्यूएच, तो यानी बी के अंदर दे दिया सबसे पहले ए बी सी डी, क्रम से ही आ गए, यानी जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क। तो ये सबसे कम शुष्क हो गया एएफ, सबसे ज्यादा बारिश होगी, ए वाला उत्तर आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी और डी, यानी ए ऑप्शन जो दे रखा है वो आ जाएगा आपका। फिर अगला आप वापिस वही एनसीईआरटी में से पूरी की पूरी लाइन है, क्या होगा उसका, वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यहां पे वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पवने उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ चलते हैं, पवने उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा, निम्न वायुमंडल में ऊंचाई में प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि के साथ 1 मिलीबार दर से कम होता है। देखो, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब में ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, और यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है, और यहां पे दे दिया 25 मीटर, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल की तुलना में क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल अधिक बड़ा होता है। ये देखो, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है, ये स्टेटमेंट यहां पे उल्टा देकर के फिर गलत कर दिया, तो ए और बी ही सही रहेंगे। अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ठीक है, सीधी चीजें हैं। अब इसमें जो गलती होने की संभावना है वो जनरली यहां पे आकर के है, ये दोनों तो अपने आप पहचान जाएंगे, इनकी आगे फंसी जाए बोले और सागे कर दिया, ए बी तो कर लियो, ए बी के सागे कीन की तो करा, एक लोग एक रहा, डी रगड़ दे, ये दे रखा है ना, ए बी डी। अब वापिस फिर वही क्लास 12 चैप्टर 3 में से फिर आपको यहां पे दे रखा है, रेखा की बात कर रखी है, संयुक्त दंड आरेख की बात की है, पाई की बात की है, प्रवाह सचित्र, प्रवाह संचित्र, प्रवाह सचित्र आलेख और मानचित्र का मिश्रण है। ये देखो, आलेख और मानचित्र का मिश्रण कौन है, प्रवाह संचित्र आ गया। फिर मूल्यों को वृत्त का प्रयोग दर्शाता है, ये जो पाई डायग्राम कह दीजिए या वृत्त आरेख कह दीजिए, मूल्यों को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है, यहां से यहां तक आप देखिए वृत्त आरेख के अंदर या पाई आरेख के अंदर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में समय क्रम आंकड़े रेखा के अंदर, ये देखेंगे हम, ये देखो रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ सामान्यतः तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित समय क्रम के आंकड़े, बस यहां से इतना शब्द लेकर के आपको दिखा दिया कि समय क्रम के आंकड़े किस में दिखाए जाते हैं, तो आप देखोगे समय क्रम आंकड़े रेखा के द्वारा आ गए। फिर अगला बचा संयुक्त दंड आरेख, संयुक्त दंड आरेख में फिर क्या बचता है, वृत्त, ये आ गया, विभिन्न घटकों को एक दंड में, ये देखो ये यहां पे शब्द दिया गया, सारे के सारे शब्द दे रखे हैं हूबहू, ये देखो मिश्रित दंड आरेख या संयुक्त दंड आरेख, जब विभिन्न घटकों के तत्व चर एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है अथवा एक घटक के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं। यही तो बात की है इसमें कि विभिन्न घटकों को एक दंड में दर्शाया जाता है, किसमें, संयुक्त दंड आरेख के अंदर। तो इस प्रकार से इसके अंदर ए में 3 आ गया, ए में 3 इसमें आ गया, फिर बी में संयुक्त दंड आरेख के अंदर 4 आ गया, तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आप इस सावड़ गौर करके पढ़ लियो रहे, विश्व की ये जो जनजातियों वाला टॉपिक है ना, ये अब क्या है कि जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं है,
और इन्होंने अपने टॉपिक के अंदर दे रखे थे, तो पुरानी अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब थी उसी के अंदर ये टॉपिक है, और वहां से बहुत आसान सा प्रश्न बनाया गया है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये देखो एस्किमो की बात करते हुए ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य आर्थिक व्यवसाय है वो आखेट है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दिया था एस्किमो स्थानांतरित सील कृषक हैं, ये गलत है। बुशमैन काला हरी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये डायग्राम भी दे रखा है, ये देखो बुशमैन काला हरी मरुस्थल में पाए जाते हैं, और इनका मुख्य काम भी शिकार करना, आखेट करना है। और यहाँ पे दिया है कि बुशमैन बागाती कृषि करते हैं, ये गलत है। तो इसका मतलब ए और सी है वो ठीक है, डी ऑप्शन आपका आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे अगला ये दे दिया, वही वापस फिर कालक्रम के अकॉर्डिंग बात कर ली कि निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कृषि जलवायु नियोजन, सूखा संभावी कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। सबसे पहले आप देखोगे तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1950-60 के दशक में आप देखोगे IADP, जो आप एग्रीकल्चर वाला जहां पे हरित क्रांति की बात करोगे वहां पर आपको सबसे पहले ये मिलेगा। तो एक नंबर पे हम बात कर लेंगे डी की, तो डी इन दो में दे रखा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, ये हो गया और ये हो गया। डी के बाद में दूसरा अगर ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम, ये आ गया चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर, यहाँ पे आपने देख लिया सूखा संभाव्य कार्यक्रम, तो फिर आ गया बी। फिर उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम, क्योंकि इसके बाद का ये फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर आ गया। और फिर कृषि जलवायु प्रदेश आप देखोगे तो 1988 में कृषि विकास के प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसके अंदर आएगा। तो अभी तक हमने 40 प्रश्न देखे हैं, और बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, शायद ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि मेरा कोई मकसद केवल इनका उत्तर और वो नहीं है, यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो ये है कि भी आप लोग इन प्रश्नों के आधार पे एनालिसिस कीजिए। आने वाला जो पेपर अभी जून के अंदर हमारा स्कूल लेक्चरर है या आगामी जो और परीक्षाएं हैं उस पेपर के लिए एक आधार है, और किस प्रकार से एनसीईआरटी में सवाल पुटअप किए जा रहे हैं और कैसे आपको प्रिपेयर रहना है कि वहाँ पे गलती न हो, उसको लेकर के हमने ये काम किया है। और जैसे ही समय मिलेगा अगली जो बचे हुए जो प्रश्न है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में से वो कहाँ से कहाँ बनाए। अभी तक आपने देखे 40 के 40 प्रश्न सारे के सारे एनसीईआरटी में हूबहू लाइन टू लाइन उठाए गए हैं, और कैसा पैटर्न रहा वो भी हमने देखा। चलो इसी के साथ में धन्यवाद।